वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज सक्सेस स्टोरी में पहला जो मैंने चेंज लाया है, चेंज ये है कि आज हम लोग बात करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, उनके लिए, खास करके टीयर 2 की तैयारी जो कर रहे हैं और टीयर 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस रहेगा। तो ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी स्टार्ट किए हो या फिर अगर आपने टीयर 1 दे दिया है, जो 2020 वाले बच्चे हैं एसएससी सीजीएल के, उनके लिए भी ये वीडियो खास होने वाला है। तो आप दोनों लोग जो है अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हमारे मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, इनका 2019 का जो है वो क्लियर हुआ है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और इनको अभी जॉब होने वाला है। जो भी ड्रीम जॉब है ये इनको मिलने वाला है। इनको मैंने क्यों आमंत्रित किया है, क्योंकि इनका जो स्कोर है वो मैथ्स का हो या फिर इंग्लिश का हो, बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हम लोगों को समझने में अच्छा होगा कि मैथ्स की तैयारी हमको कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, जो अप्स एंड डाउन्स है तैयारी के क्रम में, उससे कैसे कम आउट होना है। इन तमाम तरह के क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सीधा हमारे गेस्ट की तरफ, जिनका नाम है आरुषि जैन। आरुषि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आगाज योर जर्नी पे स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। जितने भी सभी एस्पिरेंट्स हैं सबको मेरा हाय हेलो, और सबको ऑल द बेस्ट। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सक्सेसफुल रहे आपकी भी, और ऐसे ही सर के साथ इंटरेक्शन करने का आपको भी मौका मिले, बस यही मेरी आपके लिए विशेष है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू आरुषि जी। आरुषि जी, हम लोग जो है अपना जो इंटरव्यू है उसको स्टार्ट करते हैं, और उसमें सबसे पहले तो जी सर। आपके बारे में हल्का फुल्का मैंने बता दिया है। आप हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो एस्पिरेंट्स सबको, मेरा नाम आरुषि जैन है। मैं बुलंदशहर है उत्तर प्रदेश में एक शहर, मैं वहां से रहने वाली हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक मैंने वहीं से ही करी है। फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में। फिर वहां से मैंने अपनी आगे की ग्रेजुएशन करी, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज में। उसके बाद जब मैं अपना फाइनल ईयर की प्रिपरेशन में थी, तब उस वक्त कॉलेजेस में एमबीए का बहुत क्रेज रहता है कि कैट की प्रिपरेशन करनी है, जैट की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर दिया था। और फिर फाइनल ईयर के दौरान प्रिपरेशन करते करते मैंने कैट का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा अच्छा स्कोर आया था काफी। मैथ्स में 99 परसेंटाइल आई थी, लेकिन मेरी इंग्लिश में सेक्शनल जो परसेंटाइल होती है वो कम रह गई थी, वो 67 के आसपास रह गई थी। उस वजह से मुझको आईआईएम नहीं मिल पाया था। और मेरा ड्रीम यही था कि अगर मैं एमबीए करूं तो मैं किसी अच्छे कॉलेज से ही करूं, लेकिन वहाँ आपकी हर सेक्शन में अच्छी परसेंटाइल होनी चाहिए। तो इस वजह से मुझको आईआईएम नहीं मिल पाया था। मुझको इंटरव्यू की कॉल्स तो आई थी, आईआईटी से भी आई थी, एक अहमदाबाद में इरमा कॉलेज है वहां से भी आई थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी कन्वर्ट। तो फिर मैंने एमबीए ड्रॉप ही कर दिया था कि करनी है तो अच्छी करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। और फिर एक वो भी रहता है कि आप उस दौरान आपका जो प्रिपरेशन वाला जर्नी होता है, आप ये कोशिश कर रहे हो कि हर जगह आप ट्राई कर लो कि कहीं हो जाए, क्योंकि पढ़ाई का एक पीरियड होता है, टाइम पीरियड, आप उस पीरियड में कितनी मेहनत कर सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब ले लेते हो, ब्रेक आ जाता है, तो फिर वापस से आपको स्टडी मोड में आने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी जारी रखी। और कैट देने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, मैंने कहा कि यहाँ भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स हैं, बहुत अच्छे प्रोफाइल है। फिर मैंने एसबीआई पीओ का दिया। अब एसबीआई पीओ का मैंने विदाउट एनी कोचिंग, सब अपना घर पे ही पूरा सिलेबस उसका पढ़ा, पूरा प्रेपरेशन करी। अब मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गया, प्रीलिम्स मेंस। फिर पर इंटरव्यू में जो फाइनल कट ऑफ आती है उसमें रह गया था मेरा 2-3 मार्क्स से, तो मेरा वहां भी रह गया था। तो फिर मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि एसएससी का एक एग्जाम होता है सीजीएल का, ये बहुत अच्छा होता है। मतलब इसमें जो जॉब्स होती है वो भी आपकी ग्रेड बी ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती हैं, और इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता। तो एक वो फैक्टर, एक डर बच्चों के मन में बैठा रहता है कि हम इतनी मेहनत करके आगे जाते हैं लेकिन इंटरव्यू राउंड में हम रह जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है जिनके दिमाग में एक इंटरव्यू का फोबिया रहता है। तो मैंने कहा ठीक है कि एसएससी की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, इसमें मैथ्स और इंग्लिश ही है मेन। तो अब मैथ्स मेरी एक स्ट्रेंथ रही है शुरू से,
तो फिर मैंने एसएससी का 2017 का, वो मैंने बस ऐसे ही एक बार देखने के लिए कि कैसा एग्जाम होता है, कैसा पैटर्न होता है, उस लिए मैंने वो दे दिया एग्जाम। और वो बाई चांस ऐसे ही वो क्लियर भी हो गया। उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि एसएससी में क्या कैसे पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि एमबीए की प्रेपरेशन करी थी तो इसलिए मुझे काफी बेनिफिट मिला उसका वहाँ। और वो मेरा 2017 का प्रीलिम्स, टीयर 2, फिर डिस्क्रिप्टिव, ये सब क्लियर हो गया। लेकिन फाइनल जब कट ऑफ आई 2019 में, 2 साल बाद, तो उसमें वहां भी वो 2-3 नंबर से मेरा वहाँ रह गया फाइनल सिलेक्शन। लेकिन फिर एक ये हो गया कि अब तो ये कर रही है एसएससी, फिर तो पूरी तरह उसमें घुस ही गए थे। फिर 2018 की मैंने पूरी अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करी। पहले मैंने पूरा सिलेबस देखा इसका, फिर मैंने इसकी मैथ्स पूरी टॉपिक वाइज पढ़ी, एक एक टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करके। मैंने मॉक्स भी प्रैक्टिस किए, सब कुछ किया। तो उसमें भी अच्छा स्कोर आया प्रीलिम्स में, मेंस में, लेकिन मेंस में कुछ ब्लंडर हो गया था। उस वजह से मैं एग्जाम ही नहीं दे पाई थी। मैं अपना टीयर 2 में मैथ्स का मैंने दे दिया था एग्जाम, उसमें स्कोर अच्छा था, लेकिन इंग्लिश का मैं दे ही नहीं पाई थी। कुछ हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से दे नहीं पाई थी। तो फिर तो वो वहीं खत्म हो गया 2018 का। फिर मैंने 2019, फिर थोड़ा एक वो तो रहता ही है, आप डिप्रेशन मोड में आ जाते हो कि इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ट्राई कर रहे हैं, हर जगह बिल्कुल बॉर्डर पे ही रह जाता है आपका। जी कुछ जी। ऐसा होता है कि डेस्टिनी साथ नहीं दे रही है या लक साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मेहनत तो मैं कर ही रही थी, कुछ उस तरफ से कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ लक वाला फैक्टर आ जाता है, वहां कुछ ऐसा होता था कि रह ही जाता था 2-3 नंबर से। तो फिर बिल्कुल। मैंने कहा कि लेकिन हम लक के पीछे नहीं भाग सकते, उसमें हमें ये है कि जो हमारे हाथ में है, वो तो हमको अपना करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क तो हमारे हाथ में है, वो हमको करना ही पड़ेगा। फिर मैंने 2019 की प्रिपरेशन फिर से शुरू 19। कर दी। हाँ, 2000 19 की स्टोरी नहीं बताना है। 19 की स्टोरी हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपके आपके थ्रू, इवन मैं भी जानना चाहूंगा, मुझे भी नहीं पता है आपके बारे में। तो आपका जो फैमिली हाँ बैकग्राउंड जी। है वो वहाँ कौन कौन है, और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सपोर्ट करता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। हाँ जी सर, मेरी फैमिली में मेरी दादी हैं, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, और एक मेरा छोटा भाई है। तो फैमिली से तो सर हर स्टेप पे ही सपोर्ट मिला है। चाहे वो किसी एग्जाम को लेकर हो, चाहे चाहे कितने ही फेलियर आए हो लाइफ में, लेकिन फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है कि कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करो, फिर से होगा। और वो हमेशा यही कहते थे कि कहीं ना कहीं गलती हमें होती है, हमें केवल अपनी जो कमियां, जिस कमी की वजह से हमारा एग्जाम रहा है, आपको केवल वो ढूंढनी है और वो ठीक करनी है आगे, और अपने आप को बेटर करना है। तो जी। फैमिली की तरफ से हम हमेशा सपोर्ट मिला है। और भाई ने भी काफी अच्छा अचीव किया है, तो उसको देख के भी कि छोटा भाई इतना कुछ कर रहा है, तो मतलब हमें तो करना ही चाहिए। अपने घर से इतना मोटिवेशन मिलता था। जी। तो फैमिली की तरफ से हमेशा पॉजिटिविटी और पापा मोटिवेशन रहा पापा है। मम्मी क्या करते हैं और भाई क्या करते हैं, अगर आप बता सकें तो। हाँ सर, मेरे फादर जो है वो अकाउंट्स का काम करते हैं प्राइवेट फर्म्स में। हम्म। और मम्मी मेरी टीचर हैं, तो ओके। वो टीचिंग करती हैं। और भाई ने मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएससी देन एमएससी करी है। अब उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, उसने टॉप किया है यूपीएससी का, आईएसएस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम। अरे तो वाह, वेरी गुड। उधर से वाह। मोटिवेशन मिलता रहता है। छोटे भाई से आपको मोटिवेशन मिला, वो यूपीएससी के एग्जाम में टॉप कर रहे हैं। स्टैटिकल सर्विसेज, दोस्तों एक होता है एग्जाम, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो उसमें इनका जो भाई है फर्स्ट रैंक लेके आए हैं। तो मतलब फैमिली में तो छोटा भाई एक आपके लिए इंस्पिरेशन भी कह सकते हैं, और पापा का भी सपोर्ट रहा है आपके लिए, राइट। हाँ जी सर, फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है। फुल सपोर्ट रहे, चलिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी, जो कि आपने बताया कि 2017 का जो एग्जाम है, सॉरी इससे पहले आपने बताया कि जो कैट का एग्जाम है उसमें इंग्लिश का जो है सेक्शनल कट ऑफ नहीं कर पाए थे, तो कैट वहीं पे खत्म हो जाता है आपकी आपका। दूसरा, फिर आप स्विच हाँ जी। मार चुके हैं एसएससी में, 2017 का आपने दिया, वहां भी कुछ कारण से जो है वो नहीं हो पाया। 2018 का आपने दिया, जहां पर कि लास्ट तक आप पहुंच चुके थे, टीयर 2 तक पहुंच चुके थे, टीयर 2 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि नहीं हो पाया।
फिर 2018 होने के बाद अब आ गया 2019। तो 2019 का जो प्रीलिम्स है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे तैयारी किया? मतलब इतनी सारी फेलियर हो चुका है, इतना सारा निगेटिव आ हाँ चुका जी। है, लाइफ एकदम डिप्रेशन में जा चुकी है, निगेटिव निगेटिव हो रहा है, जबकि जी सर। पढ़ाई अच्छा खासा कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे कम आउट किए और कैसे एनर्जी को आप जो है एक जगह लेके आए, इसके बारे में क्या स्टोरी है? हाँ सर, जब 2018 का मेंस था मेरा, तो उसमें मेरा जब इंग्लिश का एग्जाम रह गया था मेरा किसी वजह से, तब वो जर्नी तो वहीं खत्म हो गई थी। उसपे तो कुछ बचा ही नहीं था। तो एक हफ्ते तो बहुत दुख था, मतलब बहुत डिप्रेशन मोड था। खूब एक हफ्ते तो पूरा बिल्कुल एकदम, वो होता है ना, फोन भी स्विच ऑफ कर दिया, किसी से बातचीत नहीं, और एकदम बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं है तब भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी वजह से रह जा रहा है। पर सर जब हो गए मुझको 4-5 दिन, तब मैंने पूरा अपना आपको बिल्कुल एकदम से स्ट्रॉन्ग किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब 2019 आ रहा है और आपको करना तो है ही कुछ लाइफ में, ऐसा तो नहीं है कि खाली बैठना है या तो ये है कि सब छोड़ छाड़ दो। लेकिन जब आपने एक एम बनाया हुआ है कि आपको जॉब सिक्योर कर दी ही है, कुछ करना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सर फिर मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया। मैंने अपना पुराना जो भी पढ़ा था, मैंने सब अपना ब्रेन वॉश कर दिया और बिल्कुल एकदम स्क्रैच से शुरू किया। मैथ्स में सर, सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। मैथ्स में मैंने, मैथ्स की तो सर मेंस की ही सोच के तैयारी की जाती है कि आप मेंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीलिम्स तो एक छोटा सा पार्ट है, केवल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें मैंने जो भी कॉन्सेप्ट थे, पहले एक एक करके टॉपिक उठाया और पूरा उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी पूरी उसकी। जैसे यूट्यूब पे भी जैसे लेक्चर्स पूरे के पूरे जो कोर्स पढ़े हैं, जैसे अभिनय सर हैं, गगन सर हैं, इन्होंने पढ़ाया हुआ है, पूरे पूरे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं अभिनय सर ने। तो आपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पूरा एक टॉपिक पढ़ा, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है पूरा एक एक पढ़ा और उसके नोट्स बनाए पूरे। मैंने इससे पूरे रजिस्टर्स बनाए थे टॉपिक वाइज। ये मेरा इस टॉपिक का रजिस्टर है, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट वन और फिर उसका क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सर इसमें एसएससी में क्या होता है, क्वेश्चन तो सारे हो जाते हैं, सारे डुएबल होते हैं, लेकिन मेन चीज होती है कि आपको उसे कम टाइम में करना होता है। जी। क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं होता है एसएससी में कि जो ना हो पाए, लेकिन आपको स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें हर क्वेश्चन करने का एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड होता है। तो आपको हर चीज करने का एक शॉर्ट मेथड सीखना होता है, हम्म। वो आपको प्रैक्टिस से ही आता है। तो मैंने पूरे एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स बनाए पूरे, उनके एग्जाम्पल लिखे कि इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और उसका एग्जाम्पल लिखा। और फिर ऐसे करके सबसे पहले मैंने अपना 2-3 महीने 2 महीने में पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया, पूरा ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ, और अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए। फिर जब मुझे लगा कि हाँ मेरे अब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अब बस मुझको प्रैक्टिस चाहिए, तो फिर मैंने सारे टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर के आती हैं सब क्वेश्चंस वो निकाले, जितने भी आज तक एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एमटीएस या फिर सीपीओ, सीएचएसएल, इनके सबके टॉपिक वाइज सब बने रहते हैं टेलीग्राम पे। तो मैंने वो पीडीएफ निकाल के वो प्रैक्टिस करी। और जब मेरी ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई, फिर मैंने अपना मॉक्स दिए। लास्ट के 1 महीना तो मैंने, सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, तो फिर लास्ट के 1 मंथ तो मैंने केवल मॉक्स दिए। उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक, एक वेबसाइट है, मैंने उसका ही सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, और मैंने उस पे मैं डेली 1 घंटे का प्रीलिम्स का मॉक देती थी और फिर उसका एनालिसिस करती थी। तो मैंने बस यही किया लास्ट में तो सर, मैथ्स के लिए। ओके, ये हो गया मैथ्स। मैथ्स के लिए कोई बुक्स वगैरह नहीं किया आपने? नहीं सर, मैंने मैंने मैथ्स के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी, केवल मैंने वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देखे, उससे कॉन्सेप्ट्स बनाए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और फिर मॉक्स। मतलब वो भी फ्री वाला ही देखा ना आपने, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया किसी का? नहीं नहीं सर, मैथ्स में नुकसान हो, नहीं सर, और क्योंकि गगन सर यूट्यूब का पे नुकसान कर दिया आपने। खैर, अब नहीं, फायदा हो सब जाएगा उनको, आपने नाम लिया है लेक्चर्स देखे थे। इंटरव्यू में। ये हो गया मैथ्स की स्टोरी। अब चलते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या सब हुआ?
सर रीजनिंग के लिए मैंने कुछ भी अलग से नहीं पढ़ा। रीजनिंग एसएससी की आसान आती है, केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो उसके लिए तो जो मैंने लास्ट के 1 मंथ मॉक्स दिए, उसमें उसमें ही सब कवर हो गई थी वो रीजनिंग। हम्म। उसमें सर फिक्स क्वेश्चन आते हैं। हाँ सर, उसमें मैंने एक चीज की थी कि जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं वो तो आते ही आते हैं। जैसे सपोज मिसिंग फिगर का आता है, या फिर आपको ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं, फिगर काउंटिंग। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें कॉन्सेप्ट ही लगते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि आपको ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला पूरे बने रहते हैं, तो आपको अलग अलग से पूरे गिनने नहीं पड़ते। तो मैंने वो चीजें, मैंने रीजनिंग के लिए भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मैंने उनके भी कॉन्सेप्ट लिखे। एक कैलेंडर आता है कॉन्सेप्ट कि ये डेट किस डे को आती है, तो मैंने उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया। तो जो चीजें ऐसी हैं कि जो हम कर सकते हैं प्रिपेयर, और जो मतलब ऐसे नहीं पूछते एकदम से रैंडम, वो मैंने रीजनिंग की भी चीजें प्रिपेयर करी। हम्म। ओके। और व्हाट अबाउट इंग्लिश एंड जीएस? इंग्लिश के लिए सर, इंग्लिश के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी। वो थी नीतू मैम की, आती है केडी पब्लिकेशन की, प्लिंथ टू पैरामाउंट। हम्म। वो बहुत ही अच्छी बुक है इंग्लिश की। उसमें अगर आप पढ़ लोगे उसके चैप्टर्स, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसमें पूरा एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट दिए हैं कि इस क्वेश्चन में ये होता है, इस कॉन्सेप्ट में। तो वो बुक काफी मैं रेकमेंड करूंगी सबको कि इंग्लिश के लिए, जिसके भी इंग्लिश में स्कोर अच्छे नहीं आ पाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, वो बुक जरूर पढ़ें। उसमें एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया, तो जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो बहुत आसानी से हो जाते हैं फिर। हम्म। और वो कैब के लिए सर, मैंने वर्ड पार मेड इजी आती है नॉर्मल लुइस की, हम्म। वो मैंने पढ़ी हुई है किताब, तो उससे काफी बेनिफिट मिला मुझे। उसमें रूट वर्ड याद कराते हैं। तो अगर आपको रूट पता है कि MIS मिस होता है, जो उसका मतलब हेट होता है, तो जिस भी वर्ड के पीछे मिस लगा होगा, तो वो हेट आप अपने आप ही वर्ड का मीनिंग निकाल लोगे उससे। तो हम्म। रूट्स से अगर आप वर्ड याद करोगे, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है। जी। अब बाकी तो 1 महीना जो आप मॉक्स दोगे, उसमें कवर हो जाएगा सब कुछ। मॉक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार मॉक का नाम ले रहे हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब चलते हैं जीएस में क्या हाँ किया जी। था, और जीएस में नंबर कितने थे आपके? सर, जीएस मेरी थोड़ी वीक रही है, क्योंकि मुझसे करंट अफेयर्स नहीं हो पाते थे कवर। हम्म। करंट अफेयर्स से मुझको डर लगता है, अब भी लगता है इनफैक्ट। तो वो तो मैं कर ही नहीं पाती थी प्रिपेयर। और जो करती भी थी, उनमें से कभी कोई सवाल पूछा नहीं जाता था। तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स तो मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर मैंने स्टैटिक जीके प्रिपेयर करी। उसके लिए मैंने लूसेंट की एक बुक आती है जीके की, हम्म। मैंने उससे जो बेसिक जीके है, जैसे हिस्ट्री में आपकी डायनेस्टी, सल्तनत, रूलर्स जो होते हैं, ये हम्म। सब याद करे। और जियोग्राफी में माउंटेन्स, पीक्स, ये सब, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ये सब चीजें, मतलब बहुत बेसिक बेसिक मैंने उससे लूसेंट से प्रिपेयर कर ली। और करंट हम्म। अफेयर्स तो मैं नहीं कर छोड़ ही पाती दिया, थी, तो छोड़ मैंने ही दिया। छोड़ दी। हम्म। हाँ जी। और मेरे प्रीलिम्स में स्कोर जीएस में ही सबसे कम था। मतलब 50 में से अराउंड 20-15 कुछ ऐसे ही था। 20 तो नंबर आए थे, वो चलिए एक कोई बात रहता है नहीं। फैक्टर। तो ये भी एक तरह से उन लोगों के लिए एक मैसेज है जिनका जीएस नहीं है अच्छा। तो ऐसा नहीं सोचना है, अगर जीएस अच्छा नहीं है तो भी आप सफल हो सकते हैं। जो बाकी का जो 3 सेक्शन है उसमें आपको बेस्ट करना है, जो कि आरुषि ने कर दिखाया है। उनके जो भी इसके अलावा जो टॉपिक है वो तीनों इन्होंने अच्छे से किया था, जिसके कारण आज ये इस मुकाम पर पहुंची है। तो ये हो गया टीयर 1 की कहानी, जो कि एसएससी 2021 अभी आने वाला है, कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि आरुषि बता रही हैं। इसी हिसाब से आप जो है अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करते करते स्टार्ट कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट कंप्लीट अच्छे से देख लीजिए, फिर आप मॉक की तरफ स्विच मार लीजिएगा। मॉक के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑलरेडी, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। और अब चलते हैं हम लोग टीयर 2 की तरफ, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है टीयर 2, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश है। तो ये रहेगा खास करके एसएससी 2020 वालों के लिए, इवन 21 वालों के लिए तो रहेगा ही, क्योंकि उनको टीयर 2 तो देना ही है।
तो 20 वाले जो है ध्यान से समझिएगा कि टीयर 2 की तैयारी अभी 3-4 महीने हैं आपके पास, तो कैसे करना है और आरुषि ने कैसे किया है। जी आरुषि बताइए। हाँ सर, जो टीयर 2 होता है एसएससी में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसके मार्क्स, कि आपको कौन से ग्रेड पे की पोस्ट मिली है, ये आपका टीयर 2 ही डिसाइड करता है। क्योंकि 400 नंबर का वेटेज होता है, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है एसएससी का। और इसमें आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता, आपको केवल 2 सब्जेक्ट्स ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक तो मैथ्स और एक इंग्लिश। तो मैथ्स के लिए प्रीलिम्स तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है और हमको कॉन्सेप्ट भी सब आ गए होते हैं। अब इसमें आपको मेंस में केवल आपको स्पीड बढ़ानी होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि क्वेश्चंस आप कोई भी आपको मिलेगा तो आप कर पाओगे, लेकिन आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो उसके लिए तो आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन आए तो आपको दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां बैठ के सोच रहे हो कि मैं किस अप्रोच से इसको सॉल्व करूं। तो मेंस के लिए सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए, एक होता है कैलकुलेशन का कोर्स होता है। मतलब यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, स्पीड मैथ्स करके भी होती हैं। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको करना सिखाते हैं बिल्कुल माइंड में। और स्पीड में मतलब काफी फर्क पड़ता है इससे। आप नॉर्मल अगर 25 प्लस 26 भी आप प्लस करोगे, वो आपको अलग तरीके से सिखाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पे लिख रहे हो 26 25 फिर आप ऐड कर रहे हो। तो ऐसे करके हर कैलकुलेशन में अगर आप 5 5 10 10 सेकंड बचाओगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा वो ओवरऑल। तो सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन का रेमो सर का आता है। रेमो सर की एक प्लेलिस्ट है पूरी स्पीड मैथ्स की, वो तो सारी वीडियोस जरूर रेकमेंड करूंगी मैं कि सभी देखें और प्रॉपरली उनको डेली प्रैक्टिस करें। डेली अपना सुबह उठते ही 15 20 मिनट आप कैलकुलेशन को जरूर दें, अगर आप मेंस में टॉपर्स में आना चाहते हैं या फिर 180 190 अबव स्कोर करना चाहते हैं। फिर एक बार आपने कैलकुलेशन पे काम करना शुरू कर दिया, फिर तो आपके कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर हैं ही, आपको वो सब रिवाइज करने हैं। अगर आपका कोई प्रीलिम्स में टॉपिक छूट गया था वो कंप्लीट करना है। और ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छा वेटेज रहता है इनका, मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो प्रीलिम्स के टाइम पे तो इतना अच्छे से हम नहीं कर पाते ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरी आपको डेप्थ में पढ़नी होती है। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करें, ये वाले जो टॉपिक्स कम अच्छे से प्रिपेयर करे थे प्रीलिम्स में। और बस मेंस में तो आपके पास टाइम भी कम ही रहता है, जैसे अभी 3 महीने 3 4 महीने हैं अभी मेंस में। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले तो वो करें। और कैलकुलेशन का आपका डेली का रहेगा 15 20 मिनट का प्रैक्टिस सुबह को उठते ही। और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो केवल प्रैक्टिस करे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जितने भी आए हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में, वो सारे प्रैक्टिस करें। और जो क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड से प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि आपने को क्वेश्चन दिया आपने सॉल्व कर लिया। आपको हर क्वेश्चन का एक शॉर्ट मेथड ढूंढना ही ढूंढना है। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें टाइम लग रहा है तो वो आप स्किप ही करेंगे और वो बाद में ऐड करेंगे। और हाँ, एसएससी में मैथ्स में आप फॉर्मूले के पीछे ना भागें। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको फॉर्मूला रटना पड़ रहा है कोई बड़ा, तो उस क्वेश्चन का कोई ना कोई अप्रोच होगा छोटा। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा फॉर्मूला याद ही करना पड़े और उससे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा वो क्वेश्चन। क्योंकि जब आप पेपर देने बैठते हो 2 घंटे में, उस वक्त आपको दिमाग में जितनी भी ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो सब निकल जाती हैं। ऑलरेडी इतनी सारी चीजें दिमाग में भरी होती हैं। तो जो ये फॉर्मूले वगैरह आप रट के जाते हो बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, उस वक्त कुछ याद नहीं आती। जो आप बेसिक तैयारी करके जाओगे अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो ही आपकी वहां काम आएगी। इवन मेंसुरेशन में भी आप कोशिश करिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं, जैसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया ही पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा उसको समझें कि ये होता क्या है। ये नहीं है कि आपने सारे फिगर्स की आपने फॉर्मूले रट लिए। कर्व सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का जो आपका एरिया होता है, उसमें आप टॉप का और बॉटम का छोड़ देते हैं। तो अगर आप एक बार समझ गए कि ये है क्या चीज, तो आप खुद ही फॉर्मूले डेवलप कर लेंगे कि अरे इस दीवार का ले लिया मैंने, इस वॉल का ले लिया, इस वॉल का ले लिया, इस वॉल का ले लिया, तो अपने आप कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप फॉर्मूले कम याद करें और उस चीज को समझ के आप खुद ही फॉर्मूले बना लेंगे उसको।
ऐसे प्रिपेयर करिए। और बस लास्ट में तो आपको डेली 2-2 घंटे के मॉक देने हैं, उसी से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आपने मॉक तो दे दिया, आप सेम डे ही, सबसे पहली बात तो है कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस आप नेक्स्ट डे पर मत डालिए। आपने मॉक दिया, आप आधा 1 घंटे का ब्रेक लीजिए और फिर तभी उसका एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप नेक्स्ट डे करेंगे या बाद में करेंगे तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था या ये रह गया था मेरा उस वक्त। जब आपके माइंड में वो फ्रेश होता है मॉक, अगर आप तभी उसका एनालिसिस कर लेते हैं तो वो आपके दिमाग में आप रिटेन कर पाते हैं। और मैंने एक नोटबुक भी बनाई हुई थी मॉक टेस्ट की एनालिसिस की। जैसे मेरा कोई क्वेश्चन था मैथ्स का, वो सॉल्व नहीं हो पाया मुझसे मॉक में, तो उस क्वेश्चन को मैं लिख लेती थी। तो क्वेश्चन मत लिखो भले ही, पर वो कॉन्सेप्ट लिख लो कि ये एक आया था कॉन्सेप्ट और ये मेरे से नहीं हो पाया, ये आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ चीज सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो उसको अलग से जॉट डाउन जरूर कर लीजिएगा। हम सोचते हैं कि हमें याद रहेगा, लेकिन वो चीजें बाद में याद नहीं रहती। तो इट इज बेटर कि आप अगर लिख ले वो एक जगह। आपका जो टीयर 2 हुआ था, वो टीयर 1 के रिजल्ट के कितने दिनों बाद हुआ था? सर टीयर 1 तो हमारा मार्च में हो गया था और टीयर 2 हुआ था नवंबर में। ओके, तो ये जुलाई में अप्रैल से होना था लेके, वो, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया था। तो अप्रैल से लेके आपने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, अप्रैल से स्टार्ट किया था, नवंबर तक पूरा प्रैक्टिस करते रहे या बीच में अप्स डाउन भी हुआ? नहीं नहीं सर, हमारा जो मेंस होना था वो जुलाई में होना था। तो जुलाई के तो हिसाब मैंने से स्टार्ट स्ट्रेटेजी किया अपनी होगा। 3 महीने की बनाई थी, 2-3 हाँ महीने हाँ, की। राइट राइट। लेकिन वो कोरोना के चक्कर में वो पोस्टपोन्ड होता चला गया और हम्म वो फिर फाइनली जाके नवंबर में हुआ। तो सब ब्रेक्स तो बीच में आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं ब्रेक्स। और हम्म ऐसा भी लगता है कि छोड़ दो तैयारी, बोर हो जाते हैं, नहीं मन लगता पढ़ाई में। तो वो चीजें तो सर आती रहती है, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं सीरियसनेस अपने अंदर लानी पड़ती है। आपको एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है। एक स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए कि हम्म आपको अगर कुछ करना है तो आपको परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें आपको बना के रखनी पड़ेगी। तो हम्म आपने चलो 1 हफ्ते का अगर वेकेशन ले लिया, ब्रेक ले लिया, वापस से आपको उस मोड में आना आना चाहिए कि आप किस तरह वापस से अपने आप को रेजुविनेट करके फिर अभी से पढ़ाई कुछ कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं, जो मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का एक नॉर्मल क्वेश्चन हम्म। होता है कि सर 2 दिन तो पढ़ाई किए, बहुत मजा आ रहा था, फिर तीसरे दिन ऐसा कुछ हुआ कि छूट गया, और ऐसा छूटा कि 3-4 दिन तक हम जो है छोड़ ही देते हैं, और फिर स्टार्ट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? आपने क्या किया था, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो? हाँ सर, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ब्रेक आ जाता है पढ़ाई में और वो ब्रेक लंबा होता चला जाता है। कई हम्म, कई बार 1-1, 2-2 हफ्ते का ब्रेक हो जाता है। कुछ फैमिली में कुछ इशू हो गया, फंक्शन आ गया। करेक्ट करेक्ट। तो सर लेकिन उसके लिए आपको आपको एक, जैसे आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसमें आपको कोई ना कोई ऐसा चीज ढूंढनी चाहिए कि जो आप मन से करते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, बाकी शीट्स जो सॉल्व करते हैं हम प्रीवियस ईयर की, वो बहुत बोरिंग काम होता है। हम्म। तो उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो उसको जैसे आप लैपटॉप पे सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप प्रिंट करा के सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे करके टारगेट्स रख लिए थे। हम्म। जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की मैंने शीट निकाल ली प्रिंट करके, तो मैंने टारगेट रख लिया कि मुझको आज 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। अब हम्म चाहे मैं पूरे दिन में वो सुबह करूं या दिन में करूं या 5-5 करके करूं। तो अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं तो आपकी वो कहीं ना कहीं रेगुलर आप बने रहते हैं। तो हम्म एक तो वो चीज है। और एक चीज है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट की चीज ढूंढी है अपनी प्रिपरेशन में। जैसे मुझे कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता था। तो ये मैं बताना चाहूंगी एक चीज कि जैसे मैंने ये वाली ड्यूटी अपने पापा को दी हुई थी हम्म कि पापा आपको सुबह उठते ही, मैंने एक नोटबुक बनाई हुई थी आपको, इस नोटबुक में जैसे 10 एडिशन के सम, 10 सब्ट्रैक्शन के, 10 मल्टीप्लिकेशन के, 10 डिवीजन के, ऐसे करके आपको पूरी एक एक्सरसाइज बनानी है सुबह को ही और मेरी डेस्क पे रख देनी है। तो वो ऐसे करके लिख के वो रख देते थे। तो सुबह मैं उठती थी अपना, जब मैं पढ़ने बैठती थी तो उठते ही वो नोटबुक दिखती थी, तो मुझे उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बड़ा मजा आता था।
उसमें फिर लास्ट में मैं अपने आप को मार्क्स भी देती थी कि मेरे इतने में से इतने सही हैं, और मैं ऊपर टाइम भी लिखती थी कि आज मैंने ये सारी पूरी एक्सरसाइज इतने टाइम में सॉल्व करी। और वो हर दिन 2-4 सेकंड टाइम कम ही होता था। तो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग अपनी प्रेपरेशन को किसी ना किसी जरिए से बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो एक बोरिंग हो जाएगी और आपका फिर मन हटते ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो कुछ ऐड आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, इंटरेस्टिंग एलिमेंट। आपको इंग्लिश में लगभग इंटरेस्ट है। लगभग कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे मैथ्स का फुल लेंथ टेस्ट 100 क्वेश्चन वाला, अंदाजा? सर लास्ट 30-40 तो सर दिए ही होंगे, क्योंकि एक महीना तो मैंने डेली मॉक दिए ही थे। एक आध दिन का बीच में गैप हो जाता होगा, जैसे संडे टू संडे में ब्रेक लेती थी। ओके ओके। बाकी 25-30 तो दिए ही हैं फुल लेंथ टेस्ट। एक महीने के लिए अगर हिसाब से। चलिए अब हाँ जी बात कर सर। लेते हैं इंग्लिश का। फिक्स था। मेंस के लिए टीयर 2 इंग्लिश, उसको कैसे किए थे? उसको सर एक तो वही, जो मुझको जिन टॉपिक्स में मेरे स्कोर कम आते थे उनको तो मैंने पूरा उसी किताब से पढ़ा था, नीतू मैम की किताब आती है जो, जी। उनसे मैंने पूरे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लिए थे। उसके बाद एक वो कैब होता है, वो कैब का जो पार्ट होता है वो इंटरेस्टिंग होता है काफी। और मैंने बीच में थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना भी शुरू किया था। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का, तो उसमें तो आपको हर दूसरी लाइन में कोई ना कोई एक ऐसा शब्द मिल जाता है जो आपको मीनिंग नहीं पता होता। नहीं आता है। तो न्यूज़पेपर की जब मैं पढ़ती थी तो मैं वो वर्ड न्यूज़पेपर में ही अंडरलाइन कर लेती थी, और उसका वर्ड तभी की तभी फोन में देख लेती थी, और मैं वहीं उसको लिख लेती थी न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर की हेल्प से मेरी काफी वोकेबुलरी भी इम्प्रूव हुई। उससे न्यूज़पेपर आपको कौन सा न्यूज़ भी पढ़ती थी? पता लग। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती थी, क्या रेकमेंड करेंगे? सर मैंने तो इंडियन एक्सप्रेस लगवाया हुआ था न्यूज़पेपर, क्योंकि ओके। आगे मेरा प्लान्स यूपीएससी के है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने की भी हैबिट डेवलप हो। तो डेवलप हो। इसलिए मैंने, और न्यूज़पेपर से तो आपका इसमें करंट अफेयर्स में भी हेल्प हो जाएगा एसएससी में, और करंट अफेयर्स न्यूज़ से ज्यादा तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल इतना बिल्कुल। अच्छा न्यूज़पेपर की वो कैब होती है। फिर आपको करंट अफेयर्स नहीं, पूरा जीएस ही अच्छा अच्छा करना पड़ेगा, जो कि आप बता रहे हैं कि एसएससी में आपने छोड़ दिया था, बट यूपीएससी की हाँ तैयारी में तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर, बस वही वीकनेस आ जाती है जीएस की। चलिए अभी और उसी से ही सब कुछ आया कुछ दिनों यूपीएससी के में। बाद ही मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं जीएस की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जीके जीएस की। ओके तो ओके सर। शायद आपको हेल्प मिले, जो मेरा एक्सपीरियंस है ये तो उस हिसाब सर से। बहुत अच्छी न्यूज़ दी आपने। हाँ, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 चीज जो है मैं आपके करवा दूंगा, यूपीएससी लेवल तक के करवा दूंगा। ओके चलिए खैर, ओके ओके नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश का मॉक कितना लगाया था आपने, फुल लेंथ टेस्ट? सर मैं मैथ्स और इंग्लिश के दोनों के साथ में ही लगाती थी, तो जितने मैथ्स के थे मेरे उतने ही तीस इंग्लिश के पैंतीस थे। तीस तो पैंतीस अराउंड आपने उधर भी लगाए? 25-30, हाँ इतने ही होंगे इंग्लिश के। मैं ओके। दोनों का, मैं एग्जाम जैसे हम एग्जाम के दिन देते हैं ना, 2 घंटे का मैथ्स का मॉक दिया, फिर 2 घंटे का गैप, फिर दो जी। घंटे का इंग्लिश का मॉक, बिल्कुल दिन में मेरा वैसी रूटीन रहता था। चलिए, नहीं बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेते हैं और टीयर 3 की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। क्योंकि आज मैंने एक एक्सरसाइज किया था, जो मैं आज घर पे ही था। तो मैंने अभी आज सुबह से लेके शाम तक तकरीबन 25-30 लोगों से बात किया है। उन लोगों से बात किया है जिनका क्वेश्चंस टेलीग्राम पे आया हुआ था या मेल पे आया हुआ था, और मैं उसको देख नहीं पाया था। उसमें से एक लड़का है, इसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि उसने बोला है मेरा नाम नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो अभी मतलब फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं 2019 वाला रिजल्ट के लिए। तो अभी किसी को उसने अपना स्कोर भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो उनका स्टोरी ऐसा है कि टीयर 2 में इंग्लिश में मार्क्स उनके कम आ गए थे, लेकिन ओनली बिकॉज टीयर 3 में उसके 72 नंबर है। तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा, 72 नंबर। तो ओनली बिकॉज ऑफ मार्क्स इन टीयर 3 उनका अच्छा रैंकिंग आ गया, मतलब समझिए 680 प्लस नंबर है उनका 2019 में। तो वो टीयर 3 सर बहुत अधिकतर इंपॉर्टेंट। जी। अधिकतर बच्चे तो ऐसे हैं जिनका टीयर 3 की वजह से रैंक बिगड़ा है, ये तो पहले केस देखा है जहाँ हाँ टीयर हाँ। 3 की वजह से रैंक इम्प्रूव हुई है। यस यस यस, तो उनका स्टोरी जो है दोस्तों आपको मतलब फरवरी में जब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, उन्होंने बोला है मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा सब,
तो मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अभी मैं कैमरे के सामने नहीं आऊंगा। तो खैर वो बताएंगे। आप ओके। बताइए टीयर 3 का तैयारी आपने कैसे किया था, और आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, जो गलती आपने किया होगा वो आप बता दीजिए, जो जो रेक्टिफाई कर सके न्यू एस्पिरेंट। सर टीयर 3 के लिए मैंने प्रिपेयर तो अच्छे से किया था पूरा। उसके लिए भी मैंने एक नोटबुक बनाई थी, और जैसे आपको टीयर 3 में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, तो मैंने अपने नोटबुक में भी ऐसे करके पूरे लाइंस बना के बॉक्सेस बना लिए थे, और एक वर्ड एक बॉक्स में ही लिखते हैं उसमें। तो ओके। अगर आप पहली बार टीयर 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां जाके आपको समझ ही नहीं आएगा, ना आपका वो फ्लो बनेगा उस वक्त। तो हम्म। आप नोटबुक में या तो A4 साइज शीट्स में उनमें बॉक्सेस बना लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो एक तो ये हो गया कि आप जब भी कोई प्रैक्टिस लिख करेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में आप वो लिखें, बॉक्सेस वाले में। हम्म। और जहां तक बात रही टॉपिक्स की, तो टॉपिक तो कोई भी रैंडम पूछ लेते हैं, और उसमें एसएससी में तो अगर आप किसी टॉपिक पे आप सही लिख के आ रहे हैं, गलत लिख के आ रहे हैं, मार्क्स बिल्कुल वो रैंडम देते हैं। पर हम्म। तैयारी तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जैसे जिस वक्त मैंने दिया था उस वक्त जीएसटी वगैरह का था, डिमोनेटाइजेशन का था। तो ये सब टॉपिक्स जो न्यूज में चलते रहते हैं, जैसे एक आर्टिकल 15 377, तो ये सब चीज प्रिपेयर कर लेना। और हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, वो आप किसी भी ऐसे में आप वो चीजें घुसा सकते हो। हम्म। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स वाले जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी कोई भी सोशल टॉपिक आए, आप उसमें वो कहीं ना कहीं वो आर्टिकल आप लिख ही सकते हो, कहीं ना हम्म। कहीं कनेक्ट हो ही तो जाएगा वो। जो बर्निंग टॉपिक है, उस बर्निंग टॉपिक को आपको चूज करना है रेंडमली, और बैठ के सीधा प्रैक्टिस मारना है। जितना आप लिख सकें उतना अच्छा है। हाँ। राइट। तो हाँ, इसमें क्योंकि सर टाइम आधा घंटा मिलता है आपको, आधा घंटा ऐसे के लिए, आधा घंटा लेटर के लिए। तो बस हम्म, आपको ये है कि आप 30 मिनट में वो पूरा बॉक्सेस में अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में ये जो बिना ये जो क्रॉस बॉक्सेस वगैरह वाली करे बात बताएं, लिख थोड़ा सा पाए। इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, जो न्यू स्टूडेंट है उनको समझ में नहीं आएगा। तो बॉक्सेस का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चे लोग लिखते हैं, जैसे मेरी बेटी है 5 साल की, तो उसको जो लिखना पड़ता है वो बॉक्सेस में लिखती है वो। जैसे अबव लिखना है तो ए लिखा, बी लिखा, ओ, ऐसे करके। तो वो एक बॉक्स में एक लेटर लिखना है, ऐसा होता है क्या? नहीं 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 सर, इसमें आपकी जो आंसर कॉपी रहती है वो हाँ, बॉक्सेस में डिवाइड होती है। ठीक है। आपको एक वर्ड एक बॉक्स में लिखना होता है, एक अच्छा, वर्ड एक जैसे आपको वर्ड लिखना है लिखना कि है, अल्फाबेट नहीं, एक हाँ वर्ड जी, एक बॉक्स में लिखना है। हाँ जी ओके, सर। जैसे तो अगर आप टुडे है पहली बार लेंगे, हाँ, टुडे है, वो टुडे एक बॉक्स में रहेगा। टुडे इज हाँ लिखना जी, है तो वो इज दूसरे बॉक्स में रहेगा, वो करेक्ट? अलग बॉक्स में रहेगा, ए ओके। अलग बॉक्स में रहेगा। तो हाँ इस हाँ। चक तो अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको, अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने पहुंच गए बिना तो प्रैक्टिस करे, दिक्कत तो हो आपको जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होगी लिखने में। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट। तो वो शुरू से ही उसी फॉर्मेट में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आपको फ्लो आपका वैसे ही बना रहेगा पूरा अच्छा। चलिए, तो टीयर 3 भी बस हो वही गया। फॉर्मेट में जी। टीयर बर्निंग 3। टॉपिक्स प्रैक्टिस करनी है। हाँ, टीयर 3 में प्रेसीज भी रहता है, उसका कैसे प्रैक्टिस करना है? सर प्रेसी में तो जो आपको दिया होता है पैराग्राफ, हम्म। उसी को ही आपको शॉर्ट करके लिखना होता है, तो वो तो इजी होता है बहुत। वो एक इजी आपने टाइटल दिया और उसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें छाट के आपने वो लिख दी, हम्म। तो आपको 1/3 में लिखना होता है। ओके। चलिए, टीयर 3 भी हो गया, टीयर 2 भी हो गया, और अभी आ जाता है सीपीटी का, तो उसके लिए मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं। आपका डीवी हो चुका है, करेक्ट, डॉक्यूमेंट हाँ वेरिफिकेशन हो जी चुका सर। है, पोस्ट प्रेफरेंस आपने दे रखा है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, कि जो भी पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पोस्ट ऑप्ट किए हैं, भगवान करे वो आपको मिले। और जब वो पोस्ट मिल थैंक जाएगा यू तो सो एक मच बार सर। हम लोग, हाँ, एक बार हम लोग फुल फ्लेज उस पोस्ट के साथ इंटरव्यू करेंगे आपका, कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, क्या आपने ऑप्ट किया था, और उससे आप कितने खुश हैं, क्या है आगे का, क्या स्ट्रेटजी प्लान है आपका, वो सब भी हम लोग उस इंटरव्यू में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि न्यू एस्पिरेंट के लिए कोई एक मैसेज, जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई एक गुरु मंत्र आप दे सकते हैं? सर सब सर एक्चुअली होता क्या है इसमें प्रिपरेशन में, हर बच्चे को पता होता है कि वो कहाँ वीक है या उसको क्या करना है।
बस कहीं ना कहीं कभी डिसिप्लिन में रह जाती है, या फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी रहती है उसमें कमी रह जाती है। तो वो चीज आपको इम्प्रूव करनी है कि डिसिप्लिन बना रहे, और आप भले ही 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन फिर वापस आप उसी मोड में जल्दी आ जाओ। तो जितना जल्दी आओगे उतना ही आपको डिफिकल्टी कम होगी। और जो एक इशू ये भी रहता है सबके साथ कि जो आपके नेबरहुड होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो सब पूछते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वहां से बहुत एक नेगेटिविटी आती है, तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर करनी है। और बिल्कुल मतलब एक एक कहावत है ना कि अ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो यस। बस एक वही चीज दिमाग में रखनी है कि हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो बोले बोलते रहे, जब हमारा रिजल्ट आएगा अपने आप उनको पता लग जाएगा। तो बिल्कुल। उससे आपको एक मोटिवेशन लेना है, और आपको बहुत इग्नोर करनी है जो बाहर वालों की बातें होती हैं। वो बहुत एक नेगेटिविटी बहुत माइंड में भर देती हैं, ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। आपके फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं अच्छी प्राइवेट, और आप घर में खाली हैं। लेकिन एक अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे तो आपका भी वक्त आएगा। सबका वक्त आता है, बस ये कि किसी का देर से आता है, किसी का जल्दी आ जाता है। तो यस। वो एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स में। वो बस आप बनाए रखिए और जरूर होगा, सबका होगा। बिल्कुल। चलिए, सबका वक्त आता है, ये लास्ट लाइन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, सबका वक्त आता है और मेहनत इतनी खामोशी हाँ से जी। करो कि जो आपका सक्सेस है वो शोर मचा दे। तो तो श्योर ये मचा 2 लाइन बहुत अच्छी है दोस्तों, ये आप अगर आप लिख लें जहां पर आप पढ़ाई करते हैं, तो उसको देखेंगे तो जो डिमोटिवेशन मिलती है, जो बाहर वालों से मिलती है, वो आपको बहुत बचाए रखेगा। इवन जो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें जो बच्चे आते हैं, मैं उनको बोलता भी हूँ कि आप अपना वाई क्लियर कीजिए कि क्यों करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ बर्निंग डिजायर आप निकाल के रखिए। जैसे कि जो डिमोटिवेशन मिलेगा ना आपको, तो वो वाई आपके सामने रहेगा, तो वो आपको एकदम सोने नहीं देगा, वो आपको एकदम बांधे रखेगा जितना जल्दी हो सके। जैसे गैप हुआ 1-2 दिन का, तो आप वो वाई को ढूंढिए कि क्यों आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। अगर 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है और आपको लगता है कि नहीं आप छोड़ देना चाहिए, तो आप वो चीज ध्यान रखिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, क्या सोच कर स्टार्ट किया था। और जब छोड़ेंगे तो फिर बाहर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, दोस्त क्या बोलेगा। इसलिए जब घुसे हैं तो यहाँ से फतह हासिल करके ही जाइए, जो कि आरुषि ने खुद कर दिखाया है। इन्होंने एक सक्सेसफुली एसएससी को एंड करके अभी यूपीएससी की तैयारी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग जो है विराम लेते हैं, इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। आरुषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ओवर। अब अच्छा, आप बस लास्ट विशेष दीजिए कि लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, कपिल शर्मा वाला मुझे याद आता है हमेशा, कि आप आगाज योर जर्नी पर जो आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस है मेरा भी ये, और मुझको काफी शॉकिंग लगा कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया और अभी सर इनवाइट कर रहे हैं। तो एक मतलब एक अलग ही मोटिवेशन आया कि अब तो हो ही जाएगा। और यस यस। होपफुली सर आपकी विशेष साथ में है, तो होपफुली मिल जाए पोस्ट अच्छी, और फिर से हम आए आपके प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल। बस अच्छा, ये आगाज योर जर्नी कैसे आया आपकी लाइफ में, कैसे आप ढूंढे इस चैनल को, कैसे जुड़े सर आप? एक्चुअली जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस अपना फिल कर रही थी, तो मैं जीएसटी इंस्पेक्टर एक जॉब है इसके थ्रू, एसएससी के थ्रू, तो इसमें मेरा काफी अच्छा लगा मुझको इसका जॉब प्रोफाइल। तो एक मन में ये था कि अगर पोस्ट मिले तो ये वाली मिले। तो फिर जब मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी, तो सर आपका जो आपके चैनल की वीडियोस हैं वो काफी अच्छी लगी मुझको। मैंने उनमें देखा, एक तो काफी ऑनेस्ट थी, और आपको इनसाइड आपकी कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या काम होता है, या फिर कौन सी जोन अच्छी है, आपने सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो और आपने इंटरव्यूज भी सर लिए हुए हैं जो ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, कस्टम ऑफिसर हैं, इन सब लोगों के। तो वो काफी अच्छी लगी मुझे वीडियोस, तो मैंने जब से आपका चैनल सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। फिर जब देखा कि आप और इंटरव्यूज लेके आ रहे हैं और चीजों को एलेबोरेट कर रहे हैं, और आप इवन फोन पे भी बच्चों के डाउट्स क्लियर कर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, काफी इंटरेक्टिव है, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। क्योंकि आजकल पर्सनली कोई इतना डाउट क्लियर नहीं करता और इतना गाइड नहीं करता।
तो ये चीज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आप बच्चों को नंबर देके उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको खुद कॉल कर रहे हैं, और मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कोई भी मन में डाउट ना रहे और सब क्लियर रहे, बस बच्चे अपना मेहनत में लगे रहे। तो बिल्कुल। जॉब करते करते इतना करना बच्चों के लिए, इट्स रियली कमेंडेबल, एंड ऑल थैंक्स टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरुषि जी। हम लोग वीडियो को यहीं विराम देते हैं और आपको हम लोगों की तरफ से ऑल द ओके। बेस्ट। जो आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस है, मेरी दिल से दुआएं हैं आगाज योर जर्नी की तरफ से कि आपको पहला पोस्ट प्रेफरेंस ही मिल जाए, जिससे कि आपका एक कंप्लीट रूप थैंक से यू सो मच सर। एसएससी खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू आरुषि जी। ओके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जो आरुषि और हमारे बीच जो कन्वर्सेशन है ये आपको अच्छा लगा है, या इसमें कुछ सुझाव है, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा सुझाव भी दीजिएगा, और आपको कुछ खराब लगा हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, जो नेक्स्ट इंटरव्यू हो तो उसमें मैं उसको अच्छे से रेक्टिफाई कर सकूं, चेंज कर सकूं। और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज मुझे याद था ये बोलना, हालांकि मैं जल्दी बोलता हूँ नहीं। तो खैर, इसी शब्दों के साथ हम लोग विराम लेते हैं। थैंक यू आरुषि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, सेम।